everyone, welcome to Parcham Classes. I'm Bhumika Prajapati. So as you all know, हमारी MCQ सीरीज चल रही है. आज का लेक्चर जो हमारा बेस है वो मुगल एम्पायर पर है, बट ये मुगल एम्पायर पार्ट 2 है, राइट. लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बाबर और हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं. इस लेक्चर में हम लोग अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है. डैश वॉज अकबर्स फॉस्टर मदर. ठीक है, अकबर की फॉस्टर मदर कौन थी, फॉस्टर माँ कौन थी, यहाँ पे ये पूछा गया. तो देखिए, फॉस्टर मदर वो है जो जन्म देने वाली माँ अलग होती है, ठीक है, और बच्चे की अपब्रिंगिंग और उसे रेज करने वाली जो माँ होती है उसे फॉस्टर मदर कहा जाता है, राइट. सो अकबर की रियल माता कौन थी, तो वो थी हमीदा बानो बेगम. ठीक है, बट अकबर की फॉस्टर मदर कौन है, तो वो है महाम अंगा, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाम अंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु had been given the palace of अमृतसर by मुगल एम्परर अकबर. ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर द्वारा अमृतसर का महल दिया गया था, राइट. तो अकबर ने कौन से सिख गुरु को अमृतसर का महल दिया था, तो वो सिख गुरु का नाम है गुरु रामदास. और साथ ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन 1556 से 1560 तक अकबर रूल्ड अंडर डैश रीजेंसी. ठीक है, 1556 से 1560 के बीच अकबर ने डैश की रीजेंसी के अधीन शासन किया था, राइट. सो इसका करेक्ट आंसर है बैरम खान. ये वो टाइम पीरियड है व्हेन अकबर वाज रूलिंग अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान, राइट. यूजुअली जब भी आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं, लाइक हम तो MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं, बट आप जब नॉर्मली पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपने अकबर के बारे में हमेशा 3 फेज में पढ़ाई करी होगी, राइट. पहला फेज क्या है, व्हेन अकबर वाज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान. ठीक है, ये कौन सा टाइम पीरियड था, तो ये टाइम पीरियड था 1556 से 1560 का, राइट. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि स्लोली बैरम खान जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था और बैरम खान खुद से काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस लेने लगा था और इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे अकबर और बैरम खान के बीच में. ठीक है, इस कारण से अकबर ने बैरम खान से कह दिया था कि या तो आप चुपचाप कोर्ट में बैठिए या तो आप मक्का के लिए निकल जाइए. तो बैरम खान डिसाइडेड कि वो चुपचाप तो नहीं रह सकते, इसलिए वो मक्का ही निकल जाएंगे. तो जब वो मक्का के लिए निकले, ऑन हिज वे ही वॉज असैसिनेटेड बाय वन पर्सन जिनका नाम है मुबारक खान, राइट. उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था, उन्हें मार दिया था और इस तरीके से बैरम खान का बेसिकली रोल खत्म हो जाता है अकबर की लाइफ से, राइट. सो पहला फेज क्या है, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान. दूसरा फेज है अंडर महाम अंगास इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिसे पेटीकोट रेजाइम के नाम से भी जाना जाता है. ये कौन सा टाइम पीरियड था, तो ये 1560 से 1562 वाला टाइम पीरियड था. ठीक है, यूजुअली ये 2 फेजेस वो थे जहाँ पर अकबर के डिसीजन पूरी तरीके से इन लोगों द्वारा इन्फ्लुएंस थे. मतलब कि बैरम खान और महामंगा जिस तरीके की बातें कहते थे उनके बेसिस पर, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस होकर अकबर डिसीजन लिया करते थे. बट इसके बाद जो है, राइट, इन दोनों की डेथ होने के बाद, लाइक फ्रॉम 1562 से लेके या 1563 से लेके 1605 तक, जब तक उनकी डेथ हो गई, ये जो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ अकबर ने सभी डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लिए. ठीक है, जो उनको गलत लगता था उस अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजंस लिए थे. ठीक है, तो यूजुअली हम इन 3 फेज में अकबर के रूल को, अकबर के रीन को पढ़ते हैं, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर समझ गए ना आप लोग क्या है, तो ये था बैरम खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन विच बैटल. ठीक है, अकबर ने राणा प्रताप को किस युद्ध में हराया था. तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई गेस इसका जवाब सभी को पता होगा. तो दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ हल्दीघाटी. ठीक है, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को डिफीट कर दिया था. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये बैटल की ईयर, ठीक है, कि ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस ईयर में हुआ था, तो 1576 में हुआ था. किस किस के बीच में हुआ था, तो राणा प्रताप और अकबर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अकबर की आर्मी को कौन लीड करा था, राइट. तो ये आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में.
So next question, question number 4. What was Akbar's age when his father died and his coronation took place in Kalanor in 1556? ठीक है, अकबर की उम्र क्या थी जब उनके पिता, जिनका नाम है हुमायूं, उनकी डेथ हुई थी. ओके, अनदर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये आता है कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी. ठीक है, सो हुमायूं की डेथ जब हो गई उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में 1556 में. यहाँ पे पूछा गया तब अकबर की एज क्या थी, तो अकबर सिर्फ 13 साल के थे. ठीक है, जब उनके फादर की डेथ हो गई एंड उनका कोरोनेशन जो है किया गया था कालानौर में. ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को अकबर के रूल का बताती हूँ कि हम लोग 3 फेज़ में अकबर के रूल को पढ़ते हैं. यहाँ पर आप लोग वो चीज़ देख सकते हैं. एंड कालानौर पंजाब में है जहाँ पर उनका कोरोनेशन हुआ था. ठीक है, कब हुआ था? 1556 में. Next question, that is question number 5. In 1561, Akbar defeated dash the ruler of Malwa. ठीक है, 1561 में अकबर ने मालवा के शासक को हराया था. वो मालवा के शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम है बाज बहादुर. ठीक है, बाज बहादुर जो कि मालवा के रूलर थे, उनको डिफीट कर दिया था अकबर ने 1561 में. ठीक है, यहाँ पर जो आर्मी लीड कर रहे थे मालवा में, जो भी ये बैटल हुआ था, दैट इज़ नोन एज बैटल ऑफ सारंगपुर. यहाँ पर जो अकबर की तरफ से आर्मी लीड कर रहे थे, जो मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे, वो थे आदम खान. ठीक है, एंड उनके साथ पीर मोहम्मद खान भी इस बैटल में थे. ठीक है, तो 1561 में अकबर ने बाज बहादुर को डिफीट करके मालवा को अपने अंडर ले लिया था. राइट, सो ये चीज़ याद रखना. उसके बाद यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. पहली चीज़ 1561 में हुआ था. बैटल का नाम क्या है? तो दैट इज़ बैटल ऑफ सारंगपुर. मुगल आर्मी को कौन लीड करा था? तो आदम खान और पीर मोहम्मद खान मुगल आर्मी को लीड करे थे. एंड मालवा के रूलर कौन थे उस समय? तो वो थे बाज बहादुर. ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज दी हॉर्स ऑफ राणा प्रताप. ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप जो थे उनका हॉर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है. उनका नाम था चेतक. ठीक है, अगर आप लोग उदयपुर गए होंगे एंड सिटी पैलेस में गए होंगे तो आप लोगों ने ये वाली जो ज़रूर देखी होगी, ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है वहाँ पर. एक्चुअली ना ये लोग क्या करते थे, महाराणा प्रताप ने क्या करा था, उनके घोड़े को उन्होंने हाथी का ट्रंक जो है पहना रखा था. राइट, उसका रीज़न ये था कि अगर वो लोग बैटल फील्ड में है, राइट, और अगर अपोजिंग आर्मी एलिफेंट के ऊपर बैठी हुई है, तो वो एलिफेंट को क्या लगेगा? ये एलिफेंट बेबी एलिफेंट लगेगा, मतलब हाथी का बच्चा लगेगा. राइट, तो वो क्या करेगा? इस पर अटैक नहीं करेगा. अगर वो उसको घोड़ा समझेगा ना तो वो उसको हॉर्स समझ के उस पर अटैक करेगा. राइट, बट ये जब इनको ट्रंक पहना दिया करते थे तो ये बेबी एलिफेंट जैसे दिखते थे, जिस कारण से अगर अपोजिंग आर्मी एलिफेंट लेकर खड़ी हुई हो तो वो एलिफेंट कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ये इसको एलिफेंट का बच्चा जैसा नजर आएगा. तो ये टेक्निक्स जो है महाराणा प्रताप ने अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी है. तो यही उनका हॉर्स है जिनका नाम था चेतक. राइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है. राइट, तो छोटी मोटी चीज़ है, छोटा मोटा फैक्ट है जो आप लोगों को मैंने बता दिया. सो उनका नाम ही आप लोग याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. टाइटल अज्यूम्ड बाय बैरम खान वॉज. ठीक है, बैरम खान द्वारा ग्रहण की गई उपाधियां कौन कौन सी थी? राइट, तो एक तो उनको खान बाबा बुलाया जाता था. ठीक है, उनको खान बाबा टाइटल जो है वो दिया था हुमायूं ने. ठीक है, उसके बाद इनको खान ए खाना टाइटल भी दिया गया था और इनको खान ए खाना टाइटल दिया था अकबर ने. राइट, तो दोनों ही टाइटल इनके हैं. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. राइट, सो बैरम खान के 2 टाइटल्स याद रखने. खान बाबा जो कि किसने दिया था? तो खान बाबा टाइटल उनको दिया था हुमायूं ने, एंड खाने खाना टाइटल उनको दिया था अकबर ने. 9. Last Hindu emperor to hold the title of Vikramaditya and the last Hindu emperor of Delhi Sultanate was. ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट और दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है हेमचंद्र. राइट, ही वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल जो है अज्यूम करा था या होल्ड करा था. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये वही हेमू है जिनके साथ हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. राइट, किस किस के बीच में हुआ था? अकबर अकबर को कौन रिप्रेजेंट करा था? बैरम खान वर्सेस हेमू विक्रमादित्य. ओके, क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओ, बैटल जीता कौन है? तो अकबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, बैरम खान वॉज किल्ड बाय, ठीक है, अभी ही स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी, ठीक है। बैरम खान किसके द्वारा मारे गए थे? तो बैरम खान की डेथ की थी या उनको मारा था, ही वॉज किल्ड बाय, वॉज मर्डर्ड बाय मुबारक खान, ठीक है। पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो मुबारक खान लोहानी ने बैरम खान का मर्डर करा था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबारक खान। और कहाँ हुआ था? तो जब वो जा रहे थे मक्का के लिए, ठीक है, पाटन नाम की एक प्लेस है गुजरात में, वहां पर ही वॉज असैसिनेटेड बाय मुबारक खान लोहानी। क्लियर? सो यहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि बैरम खान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे थे, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अकबर और बैरम खान के बीच में क्रिएट होने लगे, राइट। तो अकबर ने उनको दो ऑप्शन दिए कि या तो आप चुपचाप कोर्ट में सर्व कीजिए या तो आप लोग मक्का चले जाइए या रिटायरमेंट ले लीजिए। सो बैरम खान ही चोज टू गो मक्का, ठीक है, बट ऑन हिज वे एक अफगान थे जिनका नाम है मुबारक खान लोहानी, उन्होंने उनका वहाँ पर असैसिनेट कर दिया। कहाँ पर? पाटन में, नियर अहमदाबाद, राइट। और इसके बाद क्या हुआ था? बैरम खान की जो वाइफ थी, जब बैरम खान की डेथ हो गई तो अकबर ने बैरम खान की वाइफ और उनका एक यंग चाइल्ड था वॉज ब्रॉट टू अकबर एट आगरा। बाद में अकबर ने बैरम खान की वाइफ के साथ शादी कर ली थी एंड उनके बच्चे को, ठीक है, ब्रॉट अप बैरम खान चाइल्ड एज हिज ओन चाइल्ड हु लेटर बिकेम फेमस एज अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, जो कि एक नोटेड हिंदी पोएट है एंड अ इन्फ्लुएंशियल नोबल, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखना। पहली चीज़, उनके बेटे का नाम क्या था? बैरम खान के अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि एक नोटेड हिंदी पोएट है एंड एन इन्फ्लुएंशियल नोबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, बैटल ऑफ गोंडवाना या फिर जिसे गढ़कटंगा भी कहा जाता है, दैट बैटल वॉज फॉट बिटवीन, ठीक है, गोंडवाना और गढ़कटंगा की लड़ाई, ठीक है, ये किसके बीच लड़ी गई थी? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रानी दुर्गावती एंड आसिफ खान के बीच में ये बैटल हुआ था, ठीक है, जिसमें आसिफ खान मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे। रानी दुर्गावती चंदेल प्रिंसेस थी, राइट, फ्रॉम महोबा, जो कि दलपत शाह जो है उनकी विडो थी, ठीक है। सो ये जो बैटल ऑफ गोंडवाना है जिसे गढ़कटंगा युद्ध कहा जाता है, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो रानी दुर्गावती एंड आसिफ खान के बीच में हुआ था, ठीक है। लेटर जो है ये लोग जीत जाते हैं, मुगल आर्मी जीत जाती है, बट लेटर अकबर जो है ही रीस्टोर्ड द किंगडम ऑफ गढ़कटंगा टू चंद्र शाह, ठीक है, जो कि यंगर सन थे ऑफ संग्राम शाह, एंड आफ्टर टेकिंग 10 फोर्ट्स टू राउंड ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा, ठीक है। तो इस तरीके से बाद में उन्होंने अगेन जो है चंद्र शाह को अपना किंगडम दे दिया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती एंड आसिफ खान। यहाँ पे पूछा गया है कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग अकबर्स रीन वॉज, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि अकबर के टाइम पर लैंड को ना अलग अलग नाम से कैटेगराइज किया जाता था। तो हमको यहाँ पर करेक्ट पेयर चूज करना है, ठीक है, कि किस कौन से वर्ड का क्या मतलब है, क्या वो सही है या गलत है, ये हमको बताना है, राइट। तो पहला वर्ड है पोलाज, ठीक है। पोलाज मतलब ऐसी ज़मीन जिसे हर साल कल्टीवेट किया जाता था। तो एग्जैक्टली एक ऐसी लैंड थी अकबर के टाइम पर जिसे पोलाज कहा जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि ऐसी लैंड जिसे हर साल, जहाँ पे हर साल कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर? करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पेयर है परती। परती ऐसी लैंड है जिसे 2 साल में एक बार क्या किया जाता है? वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। तो क्या ये परती जो क्लासिफिकेशन या जो कैटेगराइजेशन है लैंड का, क्या वो सही है? तो जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है। परती उन लैंड को कहा जाता था जिनका 2 साल में एक बार कल्टीवेशन होता था, ठीक है। उसके बाद चचर, राइट। चचर ऐसी लैंड है जिनका विच वॉज कल्टिवेटेड 3 या 4 साल में एक बार जिसका कल्टीवेशन होता था, उसे चचर कहा जाता था। तो ये वाला भी क्या है? सही है। लास्ट बचती है बंजर। तो हम सभी जानते हैं बंजर वो लैंड है जहाँ पर यूजुअली जो है कल्टीवेशन नहीं हो पाता, 5 या 5 से ज़्यादा साल हो जाते थे, उसमें एक बार यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता था, उसे बंजर कहा जाता था। तो ये सभी पेयर्स क्या है? करेक्ट है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई, ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली आपको यहाँ से या इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? तो अकबर के टाइम पर लैंड्स जो है उनका कैटेगराइजेशन किया गया था। वो लैंड को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था। पहला था पोलाज, जिसका मतलब ये था वो लैंड जिसे हर साल कल्टीवेट किया जाता है। दूसरा है परती, ठीक है, ऐसी लैंड जिसे 2 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता है। तीसरा है चचर,
ऐसी लैंड जिसे 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता है या वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। चौथा है बंजर, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ऐसी लैंड जो कि 5 या 5 से ज़्यादा साल में वहाँ पर एक बार कल्टीवेशन होता होगा, राइट। तो इस तरीके से लैंड का कैटेगराइजेशन जो है अकबर के रीन में देखने को मिला है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, डैश दैट इज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट peasant has been paying in the past। ठीक है, यहाँ पे उस रेवेन्यू का नाम पूछा है, ठीक है। वो रेवेन्यू जो कि अतीत में किसान जो भुगतान करता था उसके आधार पर राजस्व था। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पीजेंट्स जो थे वो पास्ट में क्या रेवेन्यू पे करते थे, उसके बेसिस पर आगे के रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता था अकबर के टाइम पर, ठीक है। उस रेवेन्यू को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये पूछा गया, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है नासक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसे कनकुट भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये उस टाइप का रेवेन्यू था जो डिसाइड होता था कि वो पीजेंट्स ने पास्ट में किस तरीके से टैक्स पे किया या रेवेन्यू पे किया है, उस बेसिस पर इस रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, नासक या फिर कनकुट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, अकबर बिल्ट इबादत खाना, दैट इज हाउस ऑफ वर्शिप एट डैश फॉर रिलीजियस डिस्कशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ में आ गया है कि इबादत खाना जो है जिसे अकबर ने बनवाया था, ये रिलीजियस डिस्कशन या रिलीजन के बेसिस पे जो भी डिस्कशन होता था उसको करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कि ये इबादत खाना अकबर ने कहाँ पर बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अकबर ने इस इबादत खाना को कहाँ पे बनवाया था, फतेहपुर सिकरी। तो अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, जिसे आप पूजा का घर भी कह सकते हो, हाउस ऑफ वर्शिप कह सकते हो, उसे बनवाया था, राइट। इसके अलावा आप याद रखना कुछ थोड़ी और रिलीजन से रिलेटेड अकबर ने जो चीज़ें करी, जैसे कि अकबर ने जजिया टैक्स जो है उसे क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। उसके बाद पिलग्रिमेज और फोर्सफुल कन्वर्जन जो किया जाता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, उसे भी क्या करा था, उन्होंने अबॉलिश करा था। उसके बाद हम ये देख चुके कि इबादत खाना जो कि रिलीजियस डिस्कशन के लिए अकबर ने बनवाया था, ये कहाँ पर बनवाया था, तो उन्होंने फतेहपुर सिकरी में इसको बनवाया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनका एक और आइडिया था जो कि यूनिवर्सल पीस से रिलेटेड था, जिसे वो सुल एक कुल कहा करते थे। उस आइडिया को भी उन्होंने क्या करा था, एडवोकेट किया था। आइडिया ये था कि हम रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे लोगों को, ठीक है। तो उसे क्या, उस आइडिया को वो क्या कहते थे, सुल ए कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द न्यू रिलीजन प्रोमलगेटेड बाय अकबर वॉज, ठीक है। अकबर द्वारा प्रख्यापित नया धर्म क्या था, ठीक है। सो अकबर ने दिन ए इलाही, ठीक है, इस नए रिलीजन को प्रोमलगेट किया था, जिसको डिवाइन फेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अकबर ने एक नया वो रिलीजन लेकर आए थे 1582 में, राइट, जिसे दिन ए इलाही कहा जाता है। बेसिकली उसमें ये था, उनका ये मानना था कि हम सभी को एक भगवान में मानना चाहिए, राइट। इसके बाद भी जब वो इस रिलीजन को लेकर आए तो उसमें उन्होंने हर रिलीजन से अच्छी अच्छी बातें जो है उसमें ऐड कर रखी थी। एंड उन्होंने ना किसी को भी फोर्स नहीं करा था कि ये मेरा रिलीजन है तुम इसे फॉलो करो, या कुछ भी फोर्सफुली यहाँ पे चीज़ें नहीं की थी, ठीक है। किसी को कंपेल नहीं करा था, अगर तुम्हारा फेथ है तो तुम इसे फॉलो करो, राइट। और आप दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना कि सिर्फ 15 फॉलोवर्स थे अकबर के इस रिलीजन के, जिसमें से एक कौन थे, बिरबल थे, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज अकबर ने जिस रिलीजन को प्रोमलगेट किया था वो था दिन इलाही, ठीक है, जिसे डिवाइन फेथ थे, जिसका मतलब कौन से ईयर में लाया गया था, तो 1582 में लाया गया था। सिर्फ 15 फॉलोअर्स थे, जिसमें से एक कौन था, बिरबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज झरोका दर्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल रूलर। तो ऑब्वियस आंसर हो जाएगा बहुत, क्योंकि हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो झरोका दर्शन की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी, तो इसे शुरू करा था ऑब्वियसली अकबर ने। सो बेसिकली एक प्रैक्टिस थी जिसमें कि वो
यूज टू एड्रेस द पब्लिक ऑडियंस एट द बालकनी ऑफ द फोर्ट्स, मतलब जो भी उनके फोर्ट्स एंड पैलेसेस होते थे ना, तो फोर्ट्स एंड पैलेसेस के बाहर कुछ बालकनी होती थी, तो वो वहाँ से पब्लिक्स जो होती थी, जो भी ऑडियंस, जो उनकी जनता थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, राइट। तो याद रखना ये झरोका दर्शन किसने इंट्रोड्यूस करा था? सो अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था, और इट वॉज लेटर फॉरबिडेड बाय औरंगजेब, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात चल रही है। तो ये वो रेवेन्यू सिस्टम जो है विच वॉज फिक्स्ड ऑन एवरेज यील्ड ऑफ लैंड विच वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर सिस्टम, और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस अकबर ने करा था। इस रेवेन्यू सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, इस रेवेन्यू सिस्टम को दहशाला सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जिसे टोडरमल सिस्टम के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या टोडरमल सेटलमेंट, बिकॉज इसके फाउंडर जो है, अकबर ने 2 इंट्रोड्यूस करा था, बट एक्चुअली इसके जो फाउंडर है वो है टोडरमल, ठीक है। इस कारण से ये जो दहशाला सिस्टम है इसे टोडरमल सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो भी एवरेज प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, अलग अलग जो भी क्रॉप्स है उनका जो भी एवरेज प्रोडक्शन हुआ है, एंड जो भी प्राइस उसकी रही है लास्ट 10 ईयर्स से, ठीक है, उस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता था और उस बेसिस पर रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो 1/3 जो भी एवरेज प्रोडक्शन होगा वो स्टेट के पास जाएगा, जिसे माल कहा जाता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग 2/3 शेयर है वो किसके पास चले जाएगा? जो भी कल्टिवेटर्स है, जिनको खर्च कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। तो दहशाला सिस्टम क्या है? देखिए, अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप से जो भी प्रोडक्शन हुआ है, एज वेल एज द एवरेज प्राइजेस विच इज प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, उसे कैलकुलेट किया जाता था और उस बेसिस पे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, जिसमें 1/3 जो भी एवरेज प्रोड्यूस होगा वो स्टेट का शेयर होगा, जिसे आप माल कहेंगे, और जो रिमेनिंग 2/3 शेयर है वो जाएगा कल्टिवेटर्स के पास, जिसे खर्च कहा जाता है, राइट। तो ये कौन सा सिस्टम था? दहशाला सिस्टम, जिसे किसने इंट्रोड्यूस करा था? अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था, बट जो फाउंडर थे वो थे टोडरमल, और इसलिए इसे टोडरमल सेटलमेंट के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Which among the following was the first to have a matrimonial alliance with Akbar? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो हम सभी जानते हैं वो है कछवाहा डायनेस्टी के रूलर या कछवाहा राजपूत रूलर जो राजा भारमल है। उन्होंने पहला मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश करा था अकबर के साथ इन 1562, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। कॉजेज ऑफ अकबर्स पॉपुलैरिटी हुआ, ठीक है, अकबर की लोकप्रियता के क्या क्या कारण थे? तो देखिए, पहली चीज़ मनसबदारी कस्टम। अभी मैं आप लोगों को मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली क्या था वो बताऊंगी। तो मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली एक रीज़न था उनकी पॉपुलैरिटी का, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी, हम सभी जानते हैं उन्होंने अलग अलग वो खुद का रिलीजन लेकर आए थे, बट उन्होंने किसी को भी कंपेल नहीं करा था कि भैया मेरा रिलीजन है फॉलो करो। तो यस, रिलीजियस पॉलिसी भी उनका एक रीज़न था, ठीक है। प्लस उन्होंने जजिया टैक्स जो है उसे अबॉलिश कर दिया था, उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स जो था उसे भी अबॉलिश कर रखा था। फिर उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, वो सोशल रिफॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा करते थे, राइट। तो ये सभी, ठीक है, सभी कॉजेस थे अकबर की लोकप्रियता के, ठीक है। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भूमि राजस्व और प्रणाली समाज सुधार, ये सभी क्या थे? कॉजेस थे ऑफ अकबर्स पॉपुलैरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए बी सी डी सभी क्या है? करेक्ट है, राइट। यहाँ पर आप लोगों को पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि उन्होंने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश कर रखा था, स्लेवरी को भी अबॉलिश करा था, फिर वो जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, उस चीज़ को भी वो अबॉलिश कर चुके थे। फिर सोशल रिफॉर्म्स में जैसे कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश कर रखा था। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं अकबर के टाइम पर हुई है, राइट। Next question, that is question number 20. Who among the following emperors may be called an enlightened despot? ठीक है, निम्नलिखित सम्राटों में से किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, राइट। तो अकबर को ये नाम दिया गया है, ठीक है, जिन्हें एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। बेसिकली एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा एनलाइटेंड,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनमें नॉलेज है, ठीक है, बट वो एक डिक्टेटर है। डिक्टेटर इन सेंस के सारी पावर उनके पास कंसंट्रेटेड थी, बट वो एक अच्छा काम करना चाहते थे, राइट। तो ये किसको कहा गया है, तो ये अकबर को कहा गया है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मिलिट्री सिस्टम इन रीन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन, ठीक है, अकबर के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी, तो वो थी मनसबदारी सिस्टम पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर मैं मनसबदारी सिस्टम की बात करूं, सो मनसबदारी सिस्टम में मनसब का बेसिकली मतलब होता है रैंकिंग देना, ठीक है, रैंक डिसाइड करना या किसी की भी पोजीशन डिसाइड करना, राइट। सो अकबर ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा जाता है, जो कि बेसिकली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, राइट, ताकि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो सके, इसलिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें लिटरल मनसब का मतलब होता है रैंक एंड पोजीशन डिसाइड करना। सो इसमें बेसिकली ना दो रैंक्स एंड पोजीशंस देखने को आपको मिलेगी, एक जिसे जट कहा जाता है और दूसरा जिसे सवार कहा जाता है, ठीक है। जट में सोल्जर्स जो हैं, राइट, सोल्जर्स को किस तरीके से रखना है या कितने सोल्जर्स मिलिट्री में होने चाहिए, आर्मी में होने चाहिए, उसको डिसाइड किया जाता था। एंड सवार मतलब कि कितने हॉर्समैन होने चाहिए, राइट। तो इस बेसिस पर वो क्या करते थे, पूरा एक सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा था ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके मिलिट्री का, ठीक है। लिटरल मतलब सिर्फ एक रैंक असाइन करना हर ऑफिसर को, वो था मनसबदारी, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप कुछ चीज़ें हैं इसमें याद रख लेना। पहली चीज़, ये सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। हेरिडिटरी नहीं था इन सेंस के अभी जो है, ठीक है, आपके फादर ज़रूरी, आप मतलब आप मान लो कि आपके फादर जो है वो मिलिट्री में है और एक मनसबदार है, ठीक है, मान लो, बट आपका बेटा मनसबदार बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर उसको मनसबदार बनना है तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ABCD शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा। तो यहाँ पे हेरिडिटरी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो जट होते थे, जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उनका पर्सनल स्टेटस और उनकी सैलरी, ठीक है, वो फिक्स थी, ठीक है। मतलब ये जो सोल्जर्स थे, इनकी सैलरी और इनका स्टेटस जो है बेसिकली वो क्या था, फिक्स था, राइट। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बाकी मैंने ओवरऑल आपको ऊपर से बता दिया कि एक्चुअली में मनसबदारी सिस्टम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, अकबर ही लॉन्च्ड दिन-ए-इलाही, मैं भी बता दूँ, जिसे डिवाइन फेथ भी कहा जाता है, राइट। उन्होंने अपना खुद का एक रिलीजन स्टार्ट करा था। यहाँ पे पूछा गया वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो ये भी मैं बताई हूँ 1582 में। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बताया, याद रखना, इसमें सिर्फ 15 फॉलोवर्स थे, ठीक है, इस रिलीजन को फॉलो करने वाले सिर्फ 15 लोग थे, जिसमें से एक कौन था, बिरबल था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिल्ट बाय अकबर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया है, राइट। तो बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने बनवाया है, ठीक है, हम सभी जानते हैं बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। इसके बारे में हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उन्होंने जब गुजरात में विक्ट्री प्राप्त कर ली थी, तो उस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने एक विक्ट्री टावर इस्टेब्लिश करा था, दैट इज बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। सो ये याद रखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, जो कि फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग करना है कि कौन से रूलर का टूम कहाँ पर है, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि अकबर का, आई गेस आप सभी को पता होगा, वो जो कि कहाँ पर है, वो है सिकंदरा में, राइट। इसके बाद बाबर का पता होगा आपको, बाबर का कहाँ पर है, काबुल में, ठीक है। हुमायूं का कहाँ पर है, तो हुमायूं का है दिल्ली में, एंड जहांगीर बच गए तो उनका कहाँ पर होगा, लाहौर में, राइट। सो ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ है, आप लोग इसको याद कर लेना। बाबर का टोम है काबुल में, हुमायूं का है दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, द जैन monk who stayed for a few years in the court of Akbar was honored with the title of जगत गुरु was, ठीक है, अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहने वाले जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित होने वाले जैन साधु कौन है, राइट। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग जैनिज्म पढ़ रहे थे, राइट। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि एक जैन मॉन्क थे जो कि अकबर के कोर्ट में काफ़ी समय तक रहे थे, राइट। अकबर ने उनको ऑनर देते हुए उनको जगत गुरु का टाइटल दिया था, ठीक है, जिनका नाम है हरिविजय सूरी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरिविजय सूरी, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। तो यहाँ पर पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज थ्रोन्ड ऑन गोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूं's डेथ। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर विराजमान हुआ था। ठीक है, तो अकबर को बेसिकली कहाँ पर, कौन सी जगह पर उनका कोरोनेशन हुआ था और उनको थ्रोन पे बिठाया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर मैं एक्चुअली लेक्चर के स्टार्टिंग में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। सो मेक श्योर एक बार लेक्चर अच्छे से देखा हो और आप इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आज थोड़ी सी मेरी वॉइस ऐसी दबी दबी लग रही होगी बिकॉज कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।